Yeah, hello, welcome back. So today we are going to see a topic that we have already seen, but the derivation part was pending, or I have skipped that derivation part. तो आप चाहो तो इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो. As a first year student, it is not recommended to go through the derivation. In case you want in-depth idea, you can do like watch this video. Okay. So the derivation is of this thing. Okay. कि हमने ये पढ़ा वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. इसका जो फेजर होगा इसका जो फेजर होगा वो कुछ ऐसा होगा. इसको हम बोल्ड में लिखेंगे कैपिटल लेटर में इक्वल टू वी एम एंगल फाइव. हमें इसका आज डेरिवेशन देखना है तो हमें क्या प्रूफ करना है. दिस वी हैव टू प्रूफ, राइट. टू ये कौन सा डोमेन है. ये है टाइम डोमेन. और ये कौन सा डोमेन है. ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है. ठीक है. क्विकली देखते हैं. बिफोर आई गो टू द डेरिवेशन ऑफ दिस, आई विल गिव यू क्विक रिकैप ऑफ what I discussed in complex numbers. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने एक चीज देखी थी बेटा, आप ध्यान रिकॉल करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं. ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये हो गया 1 2 3. ठीक है, ये हो गया j 2j 3j. ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया 3 + 3j. ठीक है, j 2j 3j. ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. तो इसके हमने तीन नोटेशंस पढ़े थे. इन दोनों डोमेन्स में अगर आप ध्यान दो, अब आई विल डिस्कस अबाउट दिस बिफोर यू सी दिस दीज नोटेशंस. तो इसमें तीन नोटेशंस थे. पहला नोटेशन था z इज इक्वल टू x प्लस जे वाई. इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है. सेकेंड हो गया z इज इक्वल टू आर एंगल थीटा. ये हो गई आपकी पोलर फॉर्म. ठीक है. एंड z इज इक्वल टू आर ई की पावर जे थीटा. ये हो गई आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. तो अब हम इस डेरिवेशन को करेंगे. ठीक है. तो बिफोर आई गो टू दिस डेरिवेशन, आपको मैं एक आइडेंटिटी याद दिलाऊंगा जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, है ना. दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज यूलर्स आइडेंटिटी. क्या नाम है इसका. यूलर्स आइडेंटिटी. व्हाट वाज यूलर्स आइडेंटिटी. यूलर ने कहा, क्या कहा था कि आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस j sin थीटा. इज दैट ओके. cos थीटा इक्वल टू e की पावर j थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा. ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि आप cos थीटा को कैसे लिखोगे. रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा. इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट. सिमिलरली sin थीटा को आप कैसे लिखोगे. इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा. इज दैट ओके. ठीक है. अब हमको पता है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हमारा जो वोल्टेज है या करंट है, साइनोसॉइडल फॉर्म में है, दो तरीके से है, या तो कोसाइन में या साइन में. दैट मीन्स हमें वी टी इक्वल टू वी एम कॉस थीटा, जिसको हम पूरा लिखेंगे वी एम कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव. या फिर ऐसे दिया हुआ है वी टी इक्वल टू वी एन साइन थीटा. ये हो गया वी एन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव.
दोनों ही तरीके से आपको वोल्टेज या करंट सिग्नल दिया हुआ होगा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स। इसको आप बोल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इन दोनों को ही, ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप किसी भी वोल्टेज या करंट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम फर्स्ट वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है, वी विल प्रेफर फर्स्ट मेथड। ओके, सो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग दिस, तो मैं क्या करूँगा? व्हाट विल आई डू? व्हाट विल आई डू? टेल मी। मैं लिखूंगा वी टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। एम आई राइट और नॉट? देखिए e की पावर j थीटा क्या होगा? e की पावर j थीटा क्या होगा? e की पावर j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? ये क्या है? v इक्वल टू वी एम कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? उसका रियल पार्ट ही तो हो जाएगा e की पावर j थीटा का। ओके, तो ये मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा इसको? वी टी इक्वल टू थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। थीटा इक्वल टू क्या है? ओमेगा डी प्लस फाइव। यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइव क्या है? फेज डिफरेंस। ठीक है, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, और ये है रेडियन, और ये भी रेडियन। ठीक है, ये तीनों चीजें किस में चलती हैं? रेडियंस में। ठीक है, ये एंगल है बेसिकली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ e की पावर j ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? लेट मी जस्ट ड्रैग दिस अप। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। तो इस पार्ट को थोड़ा सा आप सेपरेट करिए, तो आपको क्या मिलेगा? वी टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e की पावर j ओमेगा t को आप एक तरफ कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए e की पावर j फाइव से। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? अगर एडिड हैं इसका मतलब दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होगी। ठीक है, अब आप क्या करो? e की पावर j ओमेगा t को एक तरफ लिख लो। वी टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, हाँ एक चीज इसके अंदर देखो बेटा मिस हो गई, वो थी Vm। ये Vt इक्वल टू क्या था? Vm इंटू कॉस थीटा। तो ये Vt इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा जो है वो कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे हम Vm मिस कर गए। Vm मिस कर गए, मिस कर गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब Vm को हम अंदर इंसर्ट कर लेंगे। Vm को अंदर इंसर्ट कर लेंगे, इट बिकम्स Vm e की पावर j फाइव, और e की पावर j ओमेगा t को हमने एक तरफ कर लिया, किनारे कर लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा? Vt इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, देखो इस टर्म को ध्यान से देखो, पे अटेंशन ऑन दिस। सो व्हाट इज दिस टर्म? दिस टर्म इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जिसको मैं बोल्ड लेटर्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं वाइट वाइट कलर में लिखूंगा। ओके, इसको मैं लिखूंगा। ओके, ये हो गया आपका, ऐसे लिखूंगा, और e की पावर j ओमेगा t। इज दैट ओके? सो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से हमने ये सीखा कि हम किसी भी साइनोसॉइड को अगर हमें फेजर की फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल V की डेफिनेशन ये है, बोल्ड V की डेफिनेशन क्या है? Vm e की पावर j फाइव। तो ये तो कौन सी वाली फॉर्म हो गई? ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? आप देखो यहाँ से ये दोनों ही फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, सिर्फ लिखने के तरीके का फर्क होता है। यहाँ पे r क्या है? मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? Vm एंगल फाइव। तो ये क्या है? ये बेसिकली फेजर है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई साइनसॉइड आपको दिया हुआ है और उसका आपको फेजर निकालना है, तो आप क्या करोगे? या फिर अगर आपको कोई फेजर दिया हुआ है और आपको उसका साइनसॉइड निकालना है, तो आप उस फेजर को मल्टीप्लाई करोगे e की पावर j ओमेगा t से, और फिर उसका रियल पार्ट निकाल लोगे तो आपको साइनसॉइड मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा और मैं इलैबोरेट करूंगा इसको। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल है टेन एंगल 30 डिग्री। ये इस फॉर्म में आ गया। देखो ये क्या है, कैपिटल बी, ये कैपिटल बी है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया हुआ है और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वीटी, वीटी की वैल्यू निकालो। और ओमेगा आपको दे दिया उसने 50। ठीक है, ये उसने आपको दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन करोगे। कैसे करोगे? ऐसे सोल्यूशन। क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है? व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको किसी भी साइनसॉइड को निकालना है उसके फेजर से, तो उस फेजर को e की पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करो और उसका रियल पार्ट निकालो। ठीक है, तो ये हो गया 10 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ फेजर इंटू e की पावर j ओमेगा t, है ना? ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखो क्या आता है। लेट अस सी व्हाट कम्स। सो वी टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये कितना हो गया, फेजर कितना है, 10 एंगल 30 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे 10 एंगल e की पावर j 30 डिग्री। ऐसे तो लिखेंगे, ये हो गया। भाई दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो इसको, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा, या तो आप 10 एंगल 30 डिग्री लिखो, और या फिर आप लिखो 10 e की पावर j 30 डिग्री। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। हमने इसको ऐसे लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर j ओमेगा t से। ठीक है, आगे देखो। अब देखो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 10 e की पावर j 30 प्लस, ये किसके बराबर होगा, रियल पार्ट ऑफ 10 cos 30 प्लस ओमेगा t प्लस j sin 30 प्लस ओमेगा t। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो वी टी इक्वल टू क्या होगा, दिस, एग्जैक्टली। तो वी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 cos 30 प्लस ओमेगा, यही हमको निकालना था। और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, तो वो उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इट बिकम्स 10 cos 50t प्लस 30। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हम ये पूरा प्रोसेस नॉर्मली करते नहीं हैं, हम इस प्रोसेस को शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। दैट रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस कि भाई इन एंगल 30 डिग्री will be equal to 10 cos omega t plus 5।
और तो ये 30 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, और ये 10 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, तो ये 10 यहाँ पे, ये 30 डिग्री यहाँ पे, तो ये कौन सा डोमेन हो गया, ये हो गया आपका फेजर डोमेन। ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम डोमेन, और ये वो सिंबल हो गया कन्वर्जन का। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट कन्वर्जन दैट यू कैन रिमेम्बर, इसको आप याद कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या होता है कि जब आपको फेजर दिया होता है तो आप उसको e की पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करते हो, ये वाला टर्म वहीं से आना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसका रियल पार्ट निकालते हो, तब आपको ये चीज मिलती है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, इस डेरिवेशन में जो हमने शुरुआत में करा, तो हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से लिखा जा सकता है साइनसॉइड फॉर्म में, या तो कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में या साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। तो यही तरीका आप रिवाइज कर सकते थे। अगर आप रियल पार्ट ले रहे हो तो आपको कोसाइन मिलेगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट ले रहे हो इसका तो आपको साइन पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया डेरिवेशन, आई थिंक कि ये कैसे आता है। कंक्लूजन के लिए आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो जो पहले दिया हुआ है, ये दिस मच इज ओके। मैं आपको एक बार इसका फाइनल आंसर लिख के दिखा दे रहा हूँ कि हाउ इट इज रिटन। ओके, जस्ट मोमेंट, लेट मी ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दिस। I will write in writing board. आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर थिंग्स। अगर आप ये कंक्लूजन समझ लेते हो तो आपको पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मैंने लिखा वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये कौन सा डोमेन हो गया, ये टाइम डोमेन हो गया। इसको आप कन्वर्ट करोगे फेजर में तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बड़े वी से। ठीक है, और सॉरी, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी एम एंगल फाइव। ये वी एम कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, और ये फाइव कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, ये कौन सा डोमेन हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। यहाँ पे नॉर्मली जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। यहाँ पे नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे ऑलवेज रियल नंबर होगा, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा टाइम डोमेन में। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में नॉर्मली क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। नॉर्मली क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल भी हो सकते हैं, अगर उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो होगा तो वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइम डोमेन होता है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दिखती नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो डिपेंडेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी की होती है। और इधर आप इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इधर क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, और इधर एक्सपैंड करोगे तो इधर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। फेजर का एक डायग्राम और है जो मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको समझाने के लिए। हैव अ लुक एट दिस। हाँ, इसका जो एक चीज और है वो ये है कि वी टी इक्वल टू क्या होता है, फेजर वी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी का रियल पार्ट। मतलब जो फॉर्मूला है बेसिकली वो ये है कि आपको फेजर को e की पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करना है और उसका रियल पार्ट ले लेना है। ठीक है, इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। आई एम मेकिंग द ग्राफ। Yeah, now you have a look at, I have drawn two diagrams. Okay, so what are these talking about? तो ये वाला जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
सो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। ये वर्टिकल में आ गया और ये हॉरिजॉन्टल में आ गया, ठीक है। ये 0 डिग्री है और इस तरीके से एंगल बढ़ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 360 डिग्री है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक साइनर बनाया है। साइनर क्या होता है देखो, एक, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ फेजर, उसकी लेंथ Vm है और एंगल कितना आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है। अब आप इसका प्रोजेक्शन लो और फिर इसको रोटेट करना स्टार्ट करो। कैसे रोटेट कर रहे हो आप, क्लॉकवाइज, इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन, आई एम सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो रोटेशनल की एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। इस स्पीड से आप इसको घुमा रहे हो, तो इनिशियल जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। इनिशियली ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या थी, ये पोजीशन थी, और टाइम t इक्वल टू t नॉट पे इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, दैट इज एट टाइम t इक्वल टू t नॉट। और ये कब है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे ऑन रियल एक्सिस, ऑन रियल एक्सिस, तो वो कुछ कुछ ऐसा आएगा, वो कुछ कुछ ऐसा आएगा, like this. Sorry, the graph is not very good looking, but please try to cooperate. So ये एक्सिस हो जाएगी टाइम और ये एक्सिस हो जाएगी vt की, that is real part of v की पावर e j ओमेगा t। सो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, एक फेजर ले लिया v और उसमें e की पावर j ओमेगा t मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि आप उसको रोटेट कर रहे हो, आप उसको रोटेट कर रहे हो और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, ओमेगा ओमेगा रोटेशनल फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हो। अब जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे रियल एक्सिस पे, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, Vm cos ओमेगा t, और इसकी जो इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी उसकी वैल्यू होगी Vm sin ओमेगा t। तो जब आप इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन को प्लॉट करोगे वो नीचे प्लॉट होगा इस सर्कल के नीचे, तो वो हो जाएगा Vm sin ओमेगा t। और ये जो है ये आपका ये जो है आपका ये आ जाएगा Vm cos ओमेगा t। जब कोसाइन को आपको करना है तो आप रियल एक्सिस पे लोगे प्रोजेक्शन, और जब आपको साइन को करना है तो आप इमेजिनरी एक्सिस पे लोगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये वाला जो फेज डिफरेंस आ रहा है, ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो इस फेज डिफरेंस की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फेज डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। मतलब अगर ये फेज डिफरेंस नहीं होता, यहाँ से शुरू होता, तो ये कोसाइन का ग्राफ आता परफेक्ट, द ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक है। बट द ग्राफ इज शिफ्टेड लिटिल बिट क्योंकि जीरो पे जो फेज डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 5, राइट। वैल्यू Vm की ये वैल्यू कितनी होगी, Vm की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू भी कितनी होगी। I hope the physical representation of
द फेजर इज क्लियर टू यू पीपल। इस ग्राफ को हम बोलते हैं रोटेटिंग साइनर, रोटेटिंग साइनर। ठीक है, इसी से पूरी एसी चलेगी बेटा, इसलिए मैंने इसको पूरा रिप्रेजेंट किया। ये टाइम डोमेन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ठीक है, इस साइनर को जब हम रोटेट करते हैं, इस फेजर को जब हम रोटेट करते हैं, इस साइनर को रोटेट करने से हमको ये साइनसॉइड मिलता है, और इस रोटेटिंग साइनर को ही हम फेजर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस रोटेटिंग साइनर इज कॉल्ड एज अ फेजर। मतलब एक साइनर लिया और उसको हम जब रोटेट कराते हैं तो फिर वो फेजर बन जाता है। इज दैट ओके? इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन की। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वी विल कम अप विद some more formulas, more conclusions, and more things about application of phasors, and then we will jump to impedance and admittance. There also these things will be used, so please go through these things. The link of these notes will be there in the description of this video. Thank you so much and have a great evening ahead.